शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला आपका क्वेश्चन है भाई, कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था। कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति है, इस पद्धति का जो प्रतिपादन है वो किस वर्ष किया गया था। जल्दी से आप ऑप्शन बता दें। कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सीधा भी आ सकता है आपका एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, इसके निर्माण करता है C.A. कटर, चार्ल्स M.E. कटर। ऑप्शन A D भी बताए जा रहे हैं, भी 1901 भी बता रहे हैं, शुक्ला 1891, C.A. कटर, पुनु कासनिया, बाल ब्रह्मचारी। वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 136 है, तो ये 1891 आपका ऑप्शन ए जो राइट होगा। 1891 में C.A. कटर द्वारा, किसके द्वारा? कटर द्वारा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति कहा जाता है इसे। 1891 है भाई। 1905 में आपकी कौन सी है वो भी बता दें। 1905 में कौन सी पद्धति का निर्माण किया गया था? 1895 भी दिया गया है, 1901 भी दिया गया है। ये सभी जो वर्ष दिए गए हैं आपके, इनका संबंध किसी न किसी वर्गीकरण पद्धति से जरूर है। सभी बता दें भाई। यूडीसी बता रहे हैं 1905, एलसीसी गोदारा रमन। उन्नीस सौ एक भी बताएं भाई। 1905 सभी बता रहे हैं, 1901 का भी बताएं। किस पद्धति का निर्माण 1901 में किया गया था? यूडीसी का निर्माण जो किया गया था, विकास किया गया था इसका, वो आपका 1895 में, जबकि इसका जो पहला संस्करण था आपका वो प्रकाशित किया गया था 1905 में। E.C. रिचर्डसन 1901। वेरी गुड भाई। E.C. रिचर्डसन की पद्धति थी 1901 में, जिसका प्रतिपादन किया गया था। 1905 पूजा पारिक। वेरी गुड भी सही है। 1905 आपका, 1905 में पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। 1904 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है भाई 1904 में। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में फाइन आर्ट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1904, लक्ष्मण कुमार मीना जी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर बताएं भी। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो पद्धति है C.A. कटर की, उसमें फाइन आर्ट के लिए किसका प्रयोग किया गया है? ऑप्शन डी बता रहे हैं पुष्पलता, पूजा पारिक एल बता रहे हैं, शुक्ला ए, साटू मेडा जेड बता रहे हैं, सी भी आ रहा है, एल भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 137 है। इसमें आपका भाई डब्लू का प्रयोग किया गया था। डब्लू का एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में पूछा गया है भी। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में जो फाइन आर्ट है उसके लिए प्रयोग किया गया था वो आपके डब्लू का ऑप्शन है सी, इसमें राइट होगा। एल का प्रयोग की बात करें तो एल का प्रयोग आपका साइंस और आर्ट के लिए, साइंस और आर्ट के लिए जो आपका एल है उसका प्रयोग किया गया था। एल बता रहे थे कुछ, तो साइंस एंड आर्ट्स के लिए एल चिन्ह एल का प्रयोग किया गया, जबकि जो जेड का प्रयोग किया गया था वो आपका बुक आर्ट के लिए, बुक आर्ट के लिए आपका एल का प्रयोग किया गया था। ये सभी जो क्वेश्चन है भाई, इनको अगर आप थ्योरी टाइप में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो साइंस और आर्ट के लिए एल का, जेड का आपका बुक आर्ट के लिए, और डब्लू का जो प्रयोग किया गया था फाइन आर्ट के लिए किया गया था।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 138। इनमें से कौन सी वर्गीकरण पद्धति का उद्देश्य मात्र फलक व्यवस्थापन था? इनमें से कौन सी पद्धति है जिसका उद्देश्य क्या था भाई? मात्र पुस्तक का फलक पर व्यवस्थापन से है। जल्दी से बताएं भी। क्वेश्चन नंबर आपका 138 है। लक्ष्मण कुमार मीना बी बता रहे हैं। जल्दी से आप आंसर दें भी। राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन दी गई है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा कोलन क्लासिफिकेशन और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन बी बता रहे हैं। डी आ रहा है सुमन सैनी का, प्रकाश गुजर सी, ऑप्शन ए भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 138 है। 138 में आपका शान शेखावत ऑप्शन डी बता रहे हैं, शुक्ला सी, सोनाली चौधरी बी। तो सभी जो आंसर है आपने सभी बता दिए हैं भाई, ए बी सी और डी, चारों ही आंसर है सभी के द्वारा दिए जा चुके हैं, लेकिन ऑप्शन डी आपका राइट होगा। जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, कटर की जो पद्धति थी, उसका जो उद्देश्य क्या था? मात्र पुस्तकों का फलक पर व्यवस्थापन। और वर्तमान में ये पद्धति क्या है भी? एक मर्त पद्धति है, मरी हुई पद्धति के समान है ये आपकी कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति, जिसका निर्माण 1891 में किया गया था। इसके अलावा डीडीसी का निर्माण भाई कब किया गया था? जल्दी से बता दें आप। इन तीनों पद्धतियों का निर्माण वर्ष बता दें आप। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है डीडीसी, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दी गई आपकी एससी और कोलन क्लासिफिकेशन सीसी। इनका जो निर्माण वर्ष है वो आप सभी बता दें। तीनों का ही बता दे भाई। 1876 तो सभी को पता है। 1973 किसका होगा भाई? 1933 प्रकाश गुजर। डीडीसी का सभी को पता है 1876। सीसी का भी लगभग सभी को पता है 1933। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 होगा भाई, वेरी गुड। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपका क्या होगा? 1906 में प्रकाशित की गई थी जेडी ब्राउन द्वारा। जेडी ब्राउन है आपके वो ओपन एक्सेस सिस्टम के प्रणेता है, जिसे हिंदी में बात करें तो अबाध प्रवेश प्रणाली कहा जाता है। उसके प्रणेता कौन है भी आपके? तो जेडी ब्राउन है। 1891 आपका हो गया एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है भाई। तो क्वेश्चन हमारा था मात्र फलक पर व्यवस्थापन, जिसका उद्देश्य था वो थी आपकी ऑप्शन डी राइट था इसमें, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, जो कटर की पद्धति है, जो वर्तमान में क्या है भाई? एक मरी हुई पद्धति के समान है, मर्त पद्धति है वर्तमान में। नेक्स्ट है आपका विषय वर्गीकरण पद्धति में संशोधन किस वर्ष किया गया था? विषय वर्गीकरण पद्धति में जो संशोधन किया गया था वो वर्ष कौन सा था भाई? ऑप्शन आपके 1917 दिए गए हैं, 1939 है, इसके अलावा केवल ए, ऑप्शन डी आपका है ए और बी दोनों, या ऑप्शन ई दिया गया है केवल बी। तो ऑप्शन देख ले भाई, 1917, 1939, केवल ए और बी दोनों, या फिर केवल बी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा भाई? इसमें विषय वर्गीकरण पद्धति में जो संशोधन हुए थे वो किस वर्ष किए गए थे? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है भी आपकी पुन्नू कासनिया, वेरी गुड भाई। 1917, 1939 दोनों ही बता रहे हो क्या? ऑप्शन बी बता रहे हैं, ऑप्शन ए भी आ रहा है। 139 है आपका क्वेश्चन नंबर, तो इसमें आपके दोनों ही राइट होगी। 1917 और 1939 दोनों में ही इनका क्या किया गया था? संशोधन वर्ष है ये दोनों ही। तो ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है, ऑप्शन डी क्या है? ए और बी दोनों क्या है? राइट है। तो ऑप्शन डी इसमें क्या होगा आपका? राइट होगा। ओनली ए नहीं होगा, बी दोनों होंगे। विषय वर्गीकरण पद्धति सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 में इसका क्या है? निर्माण किया गया था। अभी बताया आपको जेडी ब्राउन द्वारा। दोनों संशोधन वर्ष है इसमें। सबसे पहले 1917 में संशोधन किया गया, उसके बाद 1939 में, यानी दोनों वर्ष क्या है? संशोधित वर्ष है विषय वर्गीकरण पद्धति के।
एक बार सभी शेयर कर दें भी, सभी शेयर कर दें। नेक्स्ट है आपका एक स्थान सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था है, किसके द्वारा किया गया था भाई, एक स्थान सिद्धांत। हिंदी में आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश में अभी आ सकता है। इंग्लिश की बात करें तो वन प्लेस थ्योरी आती है आपकी, वन प्लेस थ्योरी। सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन बी बता रहे हैं भी, ऑप्शन डी भी आ चुका है। 140 आपका क्वेश्चन नंबर 140, ऑप्शन बी बी पुनु कासनिया, कोमल जांगरा, ममता, जेडी ब्राउन, लक्ष्मण कुमार मीना, प्रकाश गुज्जर, सुखलाल, सभी ऑप्शन बी बता रहे हैं भी जेडी ब्राउन। जेडी ब्राउन किसके द्वारा? जेडी ब्राउन द्वारा एक स्थान सिद्धांत जो आपका वन प्लेस थ्योरी है उसका प्रतिपादन किया गया था। शेखावत साहब, ऑप्शन डी नहीं होगा भाई, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। जेडी ब्राउन द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। हिंदी में बात करें तो ये है आपका एक स्थान सिद्धांत, और इंग्लिश में वन प्लेस थ्योरी से कहा जाता है। जेडी ब्राउन जिन्होंने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का जो प्रतिपादन किया था, अभी बताया था आपको 1906 में। नेक्स्ट है आपका 141, रंगनाथन के अनुसार सर्वप्रथम कौन सा विषय विकसित हुआ था? जो आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन हैं, पुस्तकालय विज्ञान के भारत में जनक है, उनके द्वारा सबसे पहले कौन सा विषय है वो विकसित हुआ था? प्रौद्योगिकी, मानविकी या फिर विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं? सी बता रहे हैं भी। सबसे पहले किस विषय का विकास हुआ था, किसके अनुसार है ये? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहलाते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन का निर्माण किया गया था। इसके अलावा पीएमईएसटी का भी जो निर्माण है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपूपा पैटर्न का भी विकास किया गया था इनके द्वारा। अपूपा पैटर्न किसके द्वारा? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा। सबसे पहले आपका ऑप्शन सी राइट होगा भी, विज्ञान विषय का विकास माना गया है। किसने माना ये? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने माना है कि जो सबसे पहले जो आपका विषय था वो विज्ञान विषय आपका साइंस है वो विकसित हुआ था। ऑप्शन क्या है इसमें? सी आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ पर विषयों का क्रम अमूर्त से मूर्त की ओर एवं सामान्य से विशिष्ट की ओर हो तो यह सिद्धांत कहलाता है। सेल्फ पर यानी कि जो अलमारी है आपकी, वहाँ पर विषयों का क्रम अमूर्त से मूर्त की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर हो तो ये सिद्धांत आपका कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 142 है, विलोमता है भी ये। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? विलोमता। विलोमता कर लेना है। विलोमता का सिद्धांत या प्रतिलोमता का सिद्धांत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 142 में सी बता रहे हैं भी, सी सी सभी का आंसर आ चुका है। सुखलाल मीना भी सी, बाल ब्रह्मचारी जी सी, कोमल जांगड़ा सी, सुमन सैनी भी सी। ऑप्शन सी बता रहे हैं, दोनों ही बता रहे हैं भी 142 में। सभी का जो क्या है भी रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट है, नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है इसमें? राइट नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। प्रतिलोमता का सिद्धांत है ये आपका। शेल्फ या अलमारी पर जो विषयों का क्रम है वो अमूर्त से मूर्त की ओर एवं सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा तो ये आपका कहलाएगा प्रतिलोमता का सिद्धांत। कौन सा होगा ये? प्रतिलोमता का सिद्धांत। क्वेश्चन आप एक बार फिर से रीड कर सकते हैं भी, ध्यान से देखें। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। सभी ने सी दिया था इसका भी।
नेक्स्ट है आपका 143 सीसी यानी कि जो कॉलन क्लासिफिकेशन पद्धति है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के चित्रण में पीएमईएसटी को किस प्रकार रखा गया है। जो आपकी मूलभूत श्रेणियां हैं 5 जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित की गई थी, उनको सीसी पद्धति के चित्रण करते समय किस प्रकार रखा गया है। घटती हुई मूर्तता, बढ़ती हुई मूर्तता के क्रम में, ए और बी दोनों। तो आप 143 में जल्दी से राइट आंसर दे भी। ऑप्शन बी बता रहे हैं रितु चौधरी, पूजा कुमारी ए। बाल ब्रह्मचारी जी बढ़ते हुए बता रहे हैं, ऑप्शन ए बता रहे हैं। बी भी आ रहा है, पूजा पारिक बी। मगराम ऑप्शन ए बता रहे हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। भी घटती हुई मूर्तता के अंदर रखा गया है। जो आपकी कॉलन क्लासिफिकेशन है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति है, उसके चित्रण में, चित्रण यानी कि जो मैपिंग दी गई है विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों के, उसमें जो सीसी की मैपिंग हुई है, चित्रण हुआ है, उसमें जो मूलभूत श्रेणियां यानी कि जो आपकी पीएमईएसटी है, उसको घटती हुई मूर्तता के आधार पर रखा है। किस प्रकार? जो घटती हुई मूर्तता है उसके आधार पर इसे रखा गया है। किसको? पीएमईएसटी को 5 जो मूलभूत श्रेणियां जिनका प्रतिपादन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया था। पी की बात करें तो पर्सनैलिटी हो गया, व्यक्तित्व है। एम मैटर पदार्थ, ई एनर्जी यानी कि ऊर्जा, एस आपका स्पेस यानी कि स्थान, ओ टी से यहाँ पर क्या होगा भी? टाइम होगा। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का निर्माण किस वर्ष किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति, वेरी एजुकेशन, अभी सभी इसका राइट आंसर दें। ऑप्शन ए बी भी बता रहे हैं, साटू मेडा बी बता रहे हैं, 1904, पुनू कासनिया मगाराम ए 1904, पूजा पारिक 1891 भी बता रहे हैं। भी 1891 नहीं होगा भी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 144 है आपका। ऑप्शन इसमें आपका जो है सी राइट होगा। भी निर्माण पूछा गया है, भी 1898 होगा। 144 में जो निर्माण किया गया था इसका, वो आपका 1898 होगा। भी क्वेश्चन को ध्यान से देखा करें। भी निर्माण वर्ष पूछा गया है यहाँ पर एलसीसी का, तो निर्माण इसका 1898 में इसका क्या है? निर्माण किया गया था। इसके अलावा जो आप बता रहे हो 1904, तो 1904 में इसका क्या हुआ था? भी पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण 1904 में प्रकाशित किया गया था। कब? 1904 में क्या होगा? प्रकाशन वर्ष है इसका। निर्माण वर्ष इसका क्या है? 1898 है। ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन में राइट है, जबकि आपका पहला संस्करण पूछा जाए तो 1904 होगा। इसके अलावा बात करें जो प्रथम अनुसूची, एलसीसी की जो पहली अनुसूची थी, प्रथम अनुसूची का जो प्रकाशन किया गया था वो आपका 1902 में किया गया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन की जो प्रथम अनुसूची थी उसका प्रकाशन 1902 में किया गया था। तो आपको बता दिया है जो पहला संस्करण 1904, पहली अनुसूची 1902, निर्माण वर्ष पूछा है तो आपका होगा 1898। ये आपकी अनुसूची हो गई। 1904 में इसका क्या है? पहला संस्करण। 1891 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है आपका 145 है एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन
सर्वप्रथम किस अनुसूची का प्रकाशन किया गया था? एलसीसी में सबसे पहले कौन सी अनुसूची का प्रकाशन किया गया था? 1898 इसका क्या है निर्माण वर्ष है, एक बार फिर से बता देता हूं। 1898, 1904 पहला संस्करण, 1902 इसकी प्रथम अनुसूची प्रकाशित की गई थी। जड वी भी आ रहा है, बी जड भी बता रहे हैं, ऑप्शन बी बता रहे हैं, एन भी बता रहे हैं। तो सभी प्रकार के आंसर एक बार फिर से बता दिया आपने 145 में। एलसीसी में सबसे पहले किस अनुसूची का प्रकाशन किया गया था? तो आपकी ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। जड जो अनुसूची है उसका प्रकाशन सबसे पहले किया गया था। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी होगा, जड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 146 है। एलसीसी पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो पद्धति है वो कौन से सिद्धांत पर आपकी आधारित है? लिटरेरी वारंट दिया गया है, सार्वभौमिक सिद्धांत, ए या बी दोनों, या सार्वजनिक सिद्धांत। बाल ब्रह्मचारी जी बी बता रहे हैं, सी लिटरेरी वारंट, पूजा पारिक ऑप्शन सी, रितु चौधरी ऑप्शन ए, सुमन सैनी ऑप्शन ए, लक्ष्मण कुमार मीना ए, पुनु कासनिया ए और बी दोनों बता रहे हैं। एलसीसी पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है क्या होगा? बी ऑप्शन सी, वेद प्रकाश जी बी बता रहे हैं, मंजू कुमारी ऑप्शन सी, ममता मीना ऑप्शन ए, शांत शेखावत ऑप्शन बी। तो आपका 146 था और इसमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा भी, लिटरेरी वारंट। लिटरेरी वारंट के सिद्धांत पर ही आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति है वो आधारित है। इसके अलावा इसका जो लिटरेरी वारंट सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो व्यक्ति कौन था जिसने लिटरेरी वारंट सिद्धांत का विकास किया था? जल्दी से बताएं भी, लिटरेरी वारंट। पुनु कासनिया वेरी गुड भी, पुष्पलता वेरी गुड, पुनु कासनिया सही है भी आपका। लिटरेरी वारंट कौन थे? वो आपके हुलमे थे भाई। कौन थे? हुलमे। हुलमे द्वारा इसका विकास किया गया था। E.W. हुलमे, लिटरेरी वारंट। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है भी, लिटरेरी वारंट सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये क्या होगा आपका? हुलमे होगा। इसके अलावा एलसीसी पद्धति जो आधारित है वो सिद्धांत आपका कौन सा है? तो वो भी लिटरेरी वारंट का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है आपका, एलसीसी मुख्य विवादनों के दौरान किस पद्धति के समान दिखाई देती है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो आपकी पद्धति है वो आपकी मुख्य विवादनों के दौरान कौन सी पद्धति के समान दिखाई देती है, यानी कि उसी की तरह दिखाई देगी? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कोलन क्लासिफिकेशन दिया गया है, विषय वर्गीकरण पद्धति यानी कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दी गई है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन दी गई है, और आपकी दशमलव वर्गीकरण पद्धति यानी कि डीडीसी दी गई है। ऑप्शन सी पुष्पलता ऑप्शन ए, पुनुकासनी ऑप्शन सी, रितु चौधरी भी ऑप्शन सी बता रहे हैं। एलसीसी मुख्य विभाजनों के दौरान पूछी गई है भी, किस पद्धति के समान दिखाई देगी? पुनु कासनिया एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन और पूजा पारिक भी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए बता रहे हैं राकेश कोमल, ऑप्शन सी सुखलाल, ऑप्शन सी। 147 है आपका क्वेश्चन नंबर, और इसमें आपका ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट है। जिनका भी ऑप्शन सी आंसर है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। एलसीसी मुख्य विभाजनों के दौरान जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति है उसके समान दिखाई देती है। कटर द्वारा इसका क्या है? प्रतिपादन किया गया था एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का 1891 में।
नेक्स्ट है आपका वही 148 है। DW लैंग्वेज द्वारा ज्ञान जगत के चित्रण के कितने सिद्धांतों की पहचान की गई है? DW लैंग्वेज है, इनके द्वारा जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, ज्ञान जगत है, उसके चित्रण यानी मैपिंग के कितने सिद्धांतों की पहचान की गई है? 4 बता रहे हैं, गौरव दधीच, रूपलाल और बाल ब्रह्मचारी जी। वेद प्रकाश 3, पूजा पारिक 4, पुनु कासनिया 4। ऑप्शन ए बता रहे हैं भी 148 में। DW लैंग्वेज द्वारा जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, उसके मैपिंग के चित्रण के कितने सिद्धांत है वो बताए गए हैं? क्वेश्चन आपका ये है 148। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है भी। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट है। 4 सिद्धांतों की पहचान है वो DW लैंग्वेज द्वारा की गई है। ज्ञान जगत के चित्रण के सिद्धांतों के नाम की बात करें तो आप जल्दी से नोट डाउन कर ले भाई, लिख लें जल्दी से। वैचारिक सिद्धांत है सबसे पहला सिद्धांत, कौन सा है आपका? वैचारिक सिद्धांत है। दूसरा है आपका सामाजिक प्रायोजन का सिद्धांत। थोड़ी सी लिखने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है, इसलिए आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लें। 4 सिद्धांत बताए गए हैं। वैचारिक सिद्धांत है, दूसरा है सामाजिक प्रयोजन का सिद्धांत, और तीसरा जो आपका सिद्धांत दिया गया है वो है वैज्ञानिक अनुक्रम का सिद्धांत, वैज्ञानिक अनुक्रम का सिद्धांत। और चौथा है आपका अनुशासनानुक्रम का सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत दिए गए हैं आपके। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है क्या? भी सभी को एक बार बता दे। वॉल्यूम नहीं आ रही क्या? सभी बताएं भी एक बार, वॉल्यूम आ रही है या नहीं? सभी को वॉल्यूम तो आ रही है ना? मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रही? ओके भी, सभी को आ रही है ना? ठीक है, ठीक है भी। तो 4 प्रकार के सिद्धांत, चारों के नाम आपको बता दिए हैं, जो नोट डाउन आप कर लें। नेक्स्ट है आपका 149। वैज्ञानिक अनुक्रम के सिद्धांत के मूल तत्वों को सर्वप्रथम किसने अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किया था? वैज्ञानिक अनुक्रम के जो सिद्धांत है, उनके मूल तत्वों को सबसे पहले किसके द्वारा अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किए गए थे? यानी कि जो आपके वैज्ञानिक अनुक्रम के सिद्धांत दिए गए हैं, उनके जो मूल तत्व थे, उनको सबसे पहले किसने अपनी पुस्तक में जो प्रतिपादन किया था या फिर लिखा था उनको? डॉक्टर रंगनाथन दिए गए हैं, WCB शेयर्स है, HE ब्लिस और EC रिचर्डसन। 149 है आपका। ऑप्शन डी बता रहे हैं EC ब्लिस। ऑप्शन ए कोमल जागड़ा, रितु चौधरी, EC ब्लिस, रूपलाल डामोर डी, मंजू कुमारी डी, पुष्पलता डी, सुमन सैनी 149 में भी बता रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट है भी। EC रिचर्डसन द्वारा सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक अनुक्रम के सिद्धांतों के जो मूल तत्व थे, उनको सबसे पहले EC रिचर्डसन ने अपनी जो पुस्तक थी उसमें प्रतिपादित किया था। वेरी गुड भी पूजा पारिक। क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, पुस्तक कौन सी थी आपकी? क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। 1901 में ये आपकी पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक एक बार फिर से सुन ले। क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ये पुस्तक थी जिसमें EC रिचर्डसन ने वैज्ञानिक अनुक्रम के जो सिद्धांतों के मूल तत्व थे उनका उल्लेख किया था। नेक्स्ट है आपका 150। डेटा अवयवों का ऐसा संग्रह जो तार्किक रूप से सजे हों,
एवं किसी ग्रंथपरक विषय को निरूपित करते हो ग्रंथपरक अभिलेख कहलाते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है भैया आपका ये। डेटा अवयवों का ऐसा संग्रह जो तार्किक रूप से सजे हों एवं किसी ग्रंथपरक विषय को निरूपित करते हो ग्रंथपरक अभिलेख कहलाते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ग्रेडले दिए गए आपके, होपकिंसन ए और बी दोनों, या मार्क्स लेनिन? नो आइडिया, कोई बात नहीं भी, नहीं पता तो कोई बात नहीं। सुमन सैनी डी बता रहे हैं, राकेश ऑप्शन डी, मीना साहब भी डी, रूपलाल डामोर सी, बाल ब्रह्मचारी जी ये बता रहे हैं। 150 आपका ऑप्शन सी राइट होगा भी। ये दोनों ही होंगे आपके। ग्रेडले एवं हॉपकिंस इन दोनों द्वारा ये परिभाषा है वो आपकी दी गई थी। ग्रंथपरक अभिलेख की ये परिभाषा है आपकी, जिन्हें बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड या फिर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है। डेटा अवयवों का ऐसा संग्रह जो तार्किक रूप से सजे हों एवं किसी ग्रंथपरक विषय को निरूपित करते हो ग्रंथपरक अभिलेख कहलाते हैं। ये परिभाषा आपकी ग्रेडले एवं हॉपकिंस दोनों द्वारा दी गई है। ऑप्शन क्या है आपका? सी तत्व है। बिब्लियोग्राफिक जो रिकॉर्ड है आपके, उसके आपको तत्व बताने हैं कौन कौन से हैं। भौतिक स्वरूप, कंटेंट, डेसिग्नेटर, विषय वस्तु या उपरोक्त सभी। जल्दी से राइट आंसर बताएं भी। ग्रंथपरक अभिलेख के आपको आधारभूत तत्व बताने हैं। ऑप्शन बी बता रहे हैं बंटी सिंह हर्षा, ऑप्शन डी बाल ब्रह्मचारी जी भी डी बता रहे हैं। ग्रंथपरक अभिलेख, तो इससे आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट होगा। इससे जुड़ा जो आपका एक क्वेश्चन कल भी आया था, जो इम्पोर्टेड क्वेश्चन था भाई, इसकी परिभाषा बताई गई थी आपको, उसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेड क्वेश्चन है। डेटा अवयवों का ऐसा संग्रह जो तार्किक रूप से सजे हों एवं किसी ग्रंथ पर विषय को निरूपित करते हो ग्रंथपरक अभिलेख बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड कहलाते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है? तो ये आपकी किसके बताई थी भी? जल्दी से बता दें, कल वाले आंसर दे दें भी। गुड इवनिंग भी सभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसलिए आपको ये दोबारा एक बार फिर से बता रहे हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट था। ग्रेडले एवं हॉपकिंसन दोनों के द्वारा ये आपकी परिभाषा दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 152। ग्रंथपरक विवरण के मानक तैयार करने के लिए किस वर्ष इफ्ला ने आईसीसीपी की एक बैठक आयोजित की थी? इफ्ला द्वारा जो आपके ग्रंथपरक विवरण हैं, मानक हैं, उन तैयार करने के लिए कौन से वर्ष इफ्ला द्वारा जो आईसीसीपी की बैठक है वो आयोजित की गई थी? आईसीसीपी का पूरा नाम बता देता हूँ आपको, वो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। आज थोड़ी सी लेट हो गई भी क्लास, थोड़े जो प्रॉब्लम है वो आ गई थी इसमें। पुन्नू कासनिया, बंटी सिंह 1967 बता रहे हैं 152 में। बाल ब्रह्मचारी जी भी, ऑप्शन बी संजू। क्लास अभी स्टार्ट हुई है, दूसरा ही क्वेश्चन है आपको करवाया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा भी इसमें? ग्रंथपरक विवरण के लिए जो बैठक है वो इफ्ला द्वारा आयोजित की गई थी, जिसका नाम क्या था? आईसीसीपी। वो किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो आपकी ऑप्शन बी राइट होगा, 1967, 1967 में। 1967 में ये आपकी जो बैठक है आईसीसीपी की आयोजित की गई थी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स जो आपका
आईसीसीपी का क्या है, पूर्ण रूप है। इफ्ला की स्थापना बता दे भी, किस वर्ष इफ्ला की स्थापना की गई थी। इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना, जल्दी बताएं भाई। राइट आंसर क्या होगा 152 में, बंटी सिंह, वेरी गुड भाई, सबसे पहले आंसर दिया गया है। इफला, बाल ब्रह्मचारी जी 1884 नहीं होगा। इफला, इफला का पूछा गया है आपको, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। संजू वेरी गुड भी, 1927 होगा। जल्दी से आपको बता देता हूँ 1927, 1927 में इफला की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, और इसी के द्वारा ये मानक तैयार करने के लिए जो बैठक है वो आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आईएसबीडी के निर्माण के लिए इफला द्वारा किस वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कोपेनहेगन में किया गया था। जल्दी से राइट आंसर बताएं भी। आईएसबीडी के निर्माण के लिए इफला द्वारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है वो कोपेनहेगन में कौन से वर्ष आयोजित किया गया था। वेरी गुड भी, 1969 बता रहे हैं, ऑप्शन ए बता रहे हैं किरण जोशी, संजू ए, कोमल जांगड़ा ए, पुनु कासनिया ए, सभी 1969 बता रहे हैं भी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट होगा भी। 1969 में ये आईएसबीडी के निर्माण के लिए जो इफला है आपका, उसके द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। 1967 में आपको बता दिया है आईसीसीपी की बैठक की गई थी, ये भी इफला द्वारा ही, दोनों क्या है, इफला द्वारा आयोजित की गई थी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और ये बैठक है वो आईसीसीपी 1967, और ये सम्मेलन आपका 1969 में आयोजित किया गया था आईएसबीडी के लिए। आईएसबीडी में टोटल तत्व कितने होते हैं भी, जल्दी से बताएं। आईएसबीडी में तत्व बताने आपको, कितने तत्व होते हैं। जल्दी से बता दें भी, आईएसबीडी का पूरा नाम तो हो गया भी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। पुनु कासनिया 10 तत्व बता रहे हैं, बंटी सिंह 26। जल्दी से बता दें भाई। आईएसबीएन का भी बता दें। आईएसबीएन में पूछा है कितने जो आपके इसके तत्व होते हैं, टोटल 15 है भाई, 15। नेक्स्ट है आपका, आईएसबीडी सीएम किस वर्ष विकसित किया गया था। आईएसबीडी सीएम है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था। सीएम ये आपका मानचित्र संबंधी हो गया भाई, मानचित्र संबंधी, सीएम से क्या है, मानचित्र संबंधी जो आईएसबीडी है वो आपका किस वर्ष आयोजित, सॉरी, प्रकाशित किया गया था। जल्दी बताएं भी। आईएसबीएन में 13, आईएसबीएन में 13 भाई। आईएसबीडी सीएम किस वर्ष विकसित किया गया था। वेरी गुड भी, बी बता रहे हैं, ओ पुनु कासनिया सी शायद बता रहे हैं, कोमल जांगड़ा भी, विनीता कुमारी सी, बंटी सिंह 1987 और संजू 1974। तो 154 में आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा भाई, 1997 होगा। 1997 में इसका प्रकाशन किया गया था, 1997 में। ऑप्शन ए आपका 154 में राइट होगा। आईएसबीडी सीएम यानी कि जो मानचित्र संबंधी आईएसबीडी है उसका निर्माण किया गया था
1997 में 1987 हो गया अभी। 1997 में ही आपका जो ISBD ER है वो आया था। ISBD जो आपका ER है वो भी आपका 1997 में ही प्रकाशित किया गया था ER। इसके अलावा जो CF आता है आपका, ये कौन सा आता है? ISBD CF। तो CF आपका 1990 में, और CR आपका दूसरा कौन सा आता है? एक CR आता है आपका, वो आपका 2002 में। CM आपका 1997 बता दिया। इसके अलावा जो ER है वो भी आपका क्या है? 1997 है। ये आपके ISBD के संस्करण है भाई। सभी जो CR CF ER है ये क्या है? संस्करण है। अलग अलग पाठ्य सामग्री के लिए ये आपके जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। CM आपका मानचित्र संबंधी है। ISBD जो आपका आया था वो 1971 में। कब आया था? 1971। नेक्स्ट है आपका 155। यूनेस्को ने किसके तहत CCF का विकास किया था? यूनेस्को ने किसके तहत जो CCF है आपका, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है, उसका विकास किया था? यूनिफॉर्म, यूनिसिस्ट, ISBD और इफ्ला। ऑप्शन बी बता रहे हैं अभी बाल ब्रह्मचारी जी, संजू, किरण जोशी। ऑप्शन बी पुष्पलता। ऑप्शन बी पुनु कासनिया। ऑप्शन बी। सभी एक बार शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें भाई, ताकि ये जो वीडियो है आपका सभी तक पहुंच जाए। तो आपका जो यूनिसिस्ट है बिल्कुल राइट है भी। यूनिसिस्ट यूनिसिस्ट के सहयोग से या यूनेस्को ने यूनिसिस्ट के तहत जो CCF आपका कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है उसका निर्माण किया था। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है भी आपका CCF, क्लासिफाइड कैटलॉग फॉर्मेट नहीं है। इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था भी? CCF का निर्माण बता दें जल्दी से, किस वर्ष जो इसका निर्माण यानी कि इसको बनाया गया था CCF को? CCF का निर्माण बता दें। संशोधन भी किया गया था इसमें, किस वर्ष इसमें संशोधन किया गया था? संशोधन भी बता दें। 1984 में इसका निर्माण किया गया था CCF का। 1984 होगा भी पुन्नू कासनिया। संजू वेरी गुड भी 1988 और 2002। 1992 भी बता रहे हैं राज बेदी। 88 और 92, 88 और 2002। तो ये आपका जो 1988, इसके अलावा 1992 और 2002 में इनका CCF का क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। 1988, 92 और 2002। नेक्स्ट है आपका CCF का संस्करण जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। CCF का संस्करण जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था, संशोधन मान ले या फिर आप संस्करण मान ले, एक ही बात। अभी संशोधन कर जो अगला संस्करण बनाया गया था, CCF का संस्करण जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ कौन सा था? 84, 88, 92 या 2002? सभी ये क्या है भी CCF के संस्करण मान ले, यानी कि निर्माण सबसे पहले 1984 में, उसके बाद इन तीनों में क्या किया गया था? तो इन तीनों में किया गया था आपका संशोधन। और ये 2 खंडों में जो प्रकाशन हुआ था वो आपका संस्करण था। ऑप्शन सी होगा।
1992 में, ऑप्शन सी राइट है भी। 1992 होगा, 2002 नहीं होगा भी। 1992 में सीसीएफ का जो संस्करण था वो दो खंडों में प्रकाशित हुआ था। पहला आपका था सीसीएफ बी और दूसरा आपका था सीसीएफ एफ। सीसीएफ बी और सीसीएफ एफ ये दो खंड थे जो सीसीएफ का दूसरा 1992 का संस्करण था, वो दो खंडों में आपका प्रकाशित हुआ था, सीसीएफ बी और सीसीएफ एफ। थर्ड संस्करण है ये आपका कौन सा है, थर्ड मान लें, थर्ड संस्करण है ये। दूसरा संस्करण आपका 1988 वाला था, प्रथम संस्करण 1984। ये 1992 है आपका, 88 नहीं होगा। 1992 का जो संस्करण था तीसरा वो सीसीएफ 1992 का जो संस्करण था वो आपका सीसीएफ बी और सीसीएफ एफ पर आधारित था। नेक्स्ट है आपका सीसीएम के प्रथम दो संस्करण आधारित थे। प्रथम दो संस्करण आपके किस पर आधारित थे? पहला संस्करण आपका कौन सा था? 84 वाला। दूसरा 1988 वाला। तो ये दोनों संस्करण किस पर आधारित थे? इसके बाद आपका 1992 में भी था। जल्दी से बता दे भी, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिब्लियोग्राफिक 157 में सीसीएफ बी बाल ब्रह्मचारी जी, किरण जोशी, कोमल जांगरा, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है भी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। सीसीएफ के जो प्रथम दो संस्करण थे 1984 और 1988 वाला, ये आपका जो सीसीएफ बी है उस पर आधारित था, पहले दो संस्करण। इसके बाद जो तीसरा 1992 था वो दोनों पर आधारित था, सीसीएफ बी और सीसीएफ एफ दोनों पर ये 1992 का संस्करण क्या था? आधारित था। नेक्स्ट है आपका सीसीएफ की संरचना आधारित है। सीसीएफ की संरचना कौन सा जो मानक है उस पर आधारित आपकी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट की संरचना? पुनु कासनिया ऑप्शन डी, पुष्पलता ऑप्शन डी, संजू ऑप्शन ए, डी पुनु कासनिया 2709, 2709, किरण जोशी, धीरज, सभी बता रहे हैं भी ISO 2709। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है, ISO 2709। सीसीएफ की जो संरचना थी वो आपके जो मानक है ISO 2709 या 2709 इस पर आधारित थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है भी। नेक्स्ट है आपका सीसीएफ में अभिलेख के मुख्य भाग होते हैं। सीसीएफ में जो अभिलेख है उसके कितने प्रकार के जो मुख्य भाग है अभी प्रकार बताने आपको, कितने प्रकार के होते हैं अभिलेख? ऑप्शन बी डी भी आ रहा है, संजेश का, पुनु कासनिया 4 बता रहे हैं, पुष्पलता ऑप्शन बी, संजू 4, ऑप्शन बी, कोमल जांगड़ा 159 में 4, ऑप्शन बी विनीता कुमारी, धीरज सालवी। तो सभी 4 प्रकार बता रहे हैं, बिल्कुल राइट है। अभी आपका 159 में 4 प्रकार के होंगे। ऑप्शन बी सीसीएफ के जो अभिलेख हैं उनके जो मुख्य भाग है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आप नोट डाउन कर ले भाई, साथ में लिख जरूर ले। पहला आपका हो गया अभिलेख लेबल, कौन सा हो गया? अभिलेख लेबल है। दूसरा है आपका निर्देशिका, क्या है? दूसरा आपका निर्देशिका। तीसरा आपका डेटा क्षेत्र है। और चौथे की बात करें तो आपका अभिलेख विभाजन है। तो ये 4 आपके अभिलेख के मुख्य भाग बताए गए हैं। एक बार फिर से देख लें, अभिलेख लेबल, निर्देशिका, डेटा क्षेत्र और अभिलेख विभाजन।
नेक्स्ट है आपका सीसीएफ रिकॉर्ड की लंबाई होती है। सीसीएफ जो रिकॉर्ड है उसकी लंबाई कितनी होती है भी? 28 करेक्टर, 56 करेक्टर या 25 या 24? 28, 56, ऑप्शन सी में आपका 25 दिया गया है और ऑप्शन डी में आपका 24। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से बता दें। बाल ब्रह्मचारी जी 56, पुष्पलता डी बता रहे हैं, 24 बता रहे हैं, कोमल जांगड़ा डी बता रहे हैं, 160 आपका रिकॉर्ड डेटा फील्ड डायरेक्टरी रिकॉर्ड सेपरेटर। जी हाँ विनीता वेरी गुड, भी सही आपका। पुनुका सिन्हा 24 बता रहे हैं, ऑप्शन डी 24। ममता मीना, कोमल जांगड़ा सभी जो है 24 बता रहे हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है भी, 24 करेक्टर। सीसीएफ रिकॉर्ड की जो लंबाई है, लेंथ है, वो क्या है? 24 करेक्टर की होती है। ऑप्शन डी आपका क्या है भी? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए डी आपका क्या है? बिल्कुल सही है भी। नेक्स्ट है आपका 161। मार्ग प्रारूप का प्रारंभ सर्वप्रथम प्रयोग के तौर पर किस वर्ष किया गया था? मार्ग जो प्रारूप है आपका उसका सबसे पहले प्रयोग के तौर पर किस वर्ष किया गया था? यानी कि मार्ग प्रारूप का प्रारंभ प्रयोग के तौर पर कब किया गया था, ये बताना है आपको 161 में। ऑप्शन ए पुनुका सनिया 1966, विनीता कुमारी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है भी। मारक प्रारूप का प्रारंभ सबसे पहले प्रयोग के तौर पर हुआ था, वो आपका 1966 में 1966 में हुआ था। 1966 वो आपका किया गया था, वो था वाशिंगटन स्थित जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस थी, वाशिंगटन स्थित जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस थी उसके द्वारा ये किया गया था। वाशिंगटन में जो आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस थी उसके द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था प्रयोग के तौर पर। और 1966 में किसका? मारक प्रारूप का। नेक्स्ट है आपका 162। यूके मारक आधारित है। यूके मारक आपका किस मानक पर आधारित है? ISO 2709, BS 4748, NSI Z 39.2 या ए और बी दोनों? यूके मारक आपका किस पर आधारित है? मनीषा रानी ऑप्शन ए पिछले का बता रहे हो क्या अभी? पुष्पलता ऑप्शन सी बता रहे हैं, जल्दी से आंसर दे भाई। यूके मारक आपका किस मानक पर आधारित है? ऑप्शन सी बता रहे हैं साटू मेडा, धीरज ए, मनीषा रानी ऑप्शन सी। 162 में राइट आंसर दे भी। यूके मारक आपका किस पर आधारित है? यूके मारक 162 है आपका। यूके मारक आपका किस पर आधारित है भाई? जल्दी से बता दें। ऑप्शन डी आपका राइट है भी, दोनों पर आधारित है ये। ऑप्शन है डी आपका बिल्कुल राइट होगा, दोनों पर आधारित होगा ये यूके मारक। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश लाइब्रेरी ने यूके मार्क के स्थान पर मार्क 21 को किस वर्ष अपना लिया था? ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा जो यूके मार्क है उसके स्थान पर मार्क 21 को किस वर्ष अपना लिया था? जल्दी से आंसर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 163। 163 में आप जल्दी से राइट आंसर दे, क्या होगा भाई?
ऑप्शन ए बता रहे हैं, ऑप्शन ए पुष्पलता मनीषा रानी। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने यूके मार्क के स्थान पर मार्क 21 को किस वर्ष अपनाया था? 163 है। इसमें आपका ऑप्शन है बी राइट होगा भी 2001 में 163 में आपका ऑप्शन बी राइट होगा। 2001 में अपनाया गया था यूके मार्क के स्थान पर मार्क 21 को। इसके स्थान पर पूछा है भी किस वर्ष अपनाया गया था, तो स्थान पर इसको 2001 में अपनाया गया था। जबकि इसका पहला संस्करण पूछ ले आपको मार्क 21 का, वो आपका 1999 होगा। 1999 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। लेकिन इसका जो यूके मार्क के स्थान पर जो अपनाया गया था वो आपका 2001 में अपनाया गया था। पहला संस्करण आ जाए तो आपका 1999 राइट होगा भाई। अपनाया गया था आपका, वो आपका था 2001 में। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल मार्क का दूसरा संस्करण किस वर्ष से प्रकाशित किया गया था? यूनिवर्सल मार्क का दूसरा संस्करण बताना है आपको किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1977, 1983, 1980। राइट आंसर क्या होगा भी? 1999 में पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था भी इसका, पुन्नू कासनिया जी। यूनिवर्सल मार्क का दूसरा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? जल्दी बताएं भाई। तो ये आपका 164 है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, 1980 में अपनाया गया था। ऑप्शन ए नहीं होगा अभी। सभी को आवाज तो आ रही है ना? आंसर नहीं आ रही है अभी? आवाज सभी को आ रही है ना? एक बार आवाज बता दें भी सभी को आ रही है या नहीं, क्योंकि आंसर है वो नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्सल मार्क का जो दूसरा संस्करण था वो 1980 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इसका पहला संस्करण की बात करें तो 1977 में आपका यूनिवर्सल मार्क का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। ओके भाई, पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था 1977 में, और इफ्ला द्वारा निर्माण किया गया था इसका। किसके द्वारा? इफ्ला द्वारा, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इफ्ला का निर्माण आपका 1927 में, पहला संस्करण 1977 में, जबकि इसका दूसरा संस्करण आया था 1980 में यूनिवर्सल मार्क का। यूनिमार्क जो पुस्तिका पुस्तिका प्रकाशित की गई थी इसकी, यूनिमार्क की जो पुस्तिका थी वो आपकी 1983 में यूनिमार्क है। कोई बात नहीं भी, यूनिमार्क जो पुस्तिका थी वो 1983 में प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा यूनिमार्क जो मैनुअल है, यूनिमार्क है जो मैनुअल है, इसका नवीनतम संस्करण है, उसका प्रकाशन है 1994 में किया गया था। इसके नवीनतम संस्करण का, जिसका नाम यूनिमार्क मैनुअल, क्या है? यूनिमार्क मैनुअल जो इसका नया संस्करण है उसका प्रकाशन 1994 में किया गया था। एक ही क्वेश्चन के भाई कई क्वेश्चन बन रहे हैं। यूनिवर्सल मार्क का दूसरा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो 1980। पहला संस्करण आपका 1977 में, और ये इफ्ला द्वारा, इफ्ला की स्थापना 1927 में, यूनिमार्क पुस्तिका 1983 में, और नवीनतम जो इसका संस्करण था यूनिमार्क मैनुअल है उसका प्रकाशन किया गया था 1994 में। नेक्स्ट है आपका यूनिमार्क प्रारूप कितने
खंड होते हैं? यूनिमारक प्रारूप में खंडों की संख्या कितनी होती है भाई? यूनिमारक प्रारूप में कितने खंड होते हैं? 11, 12, 10 या 9? बाल ब्रह्मचारी जी 9 बता रहे हैं। 165 है आपका ऑप्शन सी कोमल जांगड़ा। यूनिमारक प्रारूप में खंड पूछे हैं भाई, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। 10 खंड होते हैं इसमें, 9 खंड नहीं होंगे भी बाल ब्रह्मचारी जी, 10 खंड होते हैं। 11 भी नहीं हो गए, 10 खंड होते हैं इसमें, ऑप्शन सी आपका राइट है। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भाई, जो आपके लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सल मार्क का दूसरा संस्करण 1980, पहला संस्करण 1987 में पहला संस्करण, और ये आपका इफ्ला द्वारा है। इफ्ला की स्थापना आपको बता दी 1927 में। इसके अलावा जो पुस्तिका थी इसकी यूनिमार्क की, यूनिवर्सल जो पुस्तिका थी वो आपकी आई थी 1983 में। और जो इसका नवीनतम संस्करण था यूनिमार्क मैनुअल, वो आपका 1994 में है। था क्वेश्चन। अगला जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण का प्रयोग कितने अर्थों में किया जाता है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण का जो प्रयोग है वो कितने अर्थों में प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर बता दे भी आप। साटू मेडा 6 बता रहे हैं, बंटी सिंह 10, नवीन मीना 6, 166 में 6, मीना पारिक 6। रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण का प्रयोग कितने अर्थों में किया जाता है? ऑप्शन बी मंजीत कौर। ऑप्शन ए राइट होगा भी आपका 5। ऑप्शन ए क्या है? राइट होगा। रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण का जो प्रयोग है वो 5 अर्थों में किया जाता है। कितने? 5। आपका ऑप्शन ए राइट होगा। कल जो आपको क्वेश्चन कराया था, एक तो आईएसबीडी वाला, आईएसबीडी में आपको बताए थे वो अंक 8 होते हैं भी, इसमें अंक 8 होते हैं। आईएसबीएन आपका 13 अंकों का था, और जो 15 थे वो आपके डबलिन कोर मेटा डेटा थे। डबलिन कोर जो मेटा डेटा है उसमें आपके 15 तत्व थे। कल आपको बताया था एक क्वेश्चन। आईएसबीडी 8 अंकों का है। आईएसबीएन जो आपका है, आईएसबीडी क्या है? 8 अंकों का, और जो आपका आईएसबीएन है वो 13 अंकों का, और जो आपका डबलिन कोर मेटा डाटा था वो आपका 15 तत्व थे उसमें, डबलिन कोर मेटा डेटा में। नेक्स्ट है आपका 167, किसके अनुसार वर्गीकरण से आशय फलकों पर पुस्तकों के व्यवस्थापन से है? फलकों पर पुस्तकों के व्यवस्थापन को ही वर्गीकरण ये किसके द्वारा कहा गया है? एच.ई. ब्लीस है, मार्गरेट मान, एस.आर. रंगनाथन और W.C.B. शेयर्स। जल्दी बताएं भाई। ISSN 6 प्रियंका ऑप्शन डी, राजेश शर्मा ऑप्शन सी, बंटी सिंह एस.आर. रंगनाथन बता रहे हैं। किसके अनुसार जो वर्गीकरण से आशय है वो फलकों पर पुस्तकों के व्यवस्थापन से ही लगाया गया है। 167 में आपका ऑप्शन डी राइट होगा भी, WCB शेयर्स राइट होगा। WCB शेयर्स ने जो वर्गीकरण से आशय बताया है वो आपका फलकों पर पुस्तकों के व्यवस्थापन से, यानी कि जहां पर भी आपको दिखे फलकों पर पुस्तकों के व्यवस्थापन है तो WCB शेयर्स आपका क्या है? राइट होगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या है इसमें? राइट है। इसके अलावा जो कृत्रिम भाषा में अनुवाद, कहीं भी आ जाए कृत्रिम भाषा में अनुवाद है,
तो वो आपका परिभाषा होगी वो आपकी डॉक्टर एस आर रंगनाथन की वर्गीकरण की। कृत्रिम भाषा का जहां भी जिक्र हो तो वो आपकी परिभाषा किसकी होगी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की। मार्गरेट मान ने जो बताया है आपका वो आपका समानता एवं असमानता के आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर जो बताया है वो आपका जो परिभाषा होगी वो किसकी होगी, मार्गरेट मान की। तो तीनों परिभाषा क्लियर है ना आपको भी। WCB शेयर से क्या बता है, फलकों पर है पुस्तकों का व्यवस्थापन। कृत्रिम जहां भी नाम आ जाए आपका वर्गीकरण की परिभाषा में वो किसकी होगी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की। मार्गरेट मान आपकी समानता और असमानता। नेक्स्ट है आपका क्रमांक संख्या का निर्माण होता है। क्रमांक संख्या का निर्माण किसके द्वारा होता है भी, क्रमांक संख्या यानी कि कोल नंबर। क्रमांक संख्या यानी कि कोल नंबर का निर्माण है वो आपका किनसे मिलकर होता है। ऑप्शन डी बता रहे हैं, डी। ऑप्शन सी भी बता दिया साटू मेडा ने। 168 आपका ये क्वेश्चन है, किनसे मिलकर है जो आपका क्रमांक यानी कि कोल नंबर का निर्माण होता है। ऑप्शन सी, डी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी वर्गांक, ग्रंथाक और संग्राहक ये तीनों ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं भी, तो ये तीनों ही मिलकर आपके कोल नंबर का निर्माण करेंगे। राम राम भाई बाल ब्रह्मचारी जी। राजेश शर्मा ये बता रहे हैं क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। जी वेरी गुड। क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर क्या हो गया आपका, कोल नंबर हो गया। वर्गांक प्लस ग्रंथाक प्लस संग्राहक क्या कहलाएगा आपका, क्रमांक संख्या। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका पुस्तकालय वर्गीकरण में वह संख्या जो किसी पुस्तक को व्यक्तिगत पहचान करवाती है कहलाती है। पुस्तकालय वर्गीकरण में वह संख्या जो किसी पुस्तक की व्यक्तिगत पहचान करवाती है कहलाएगी भाई, जल्दी बता दे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 169 है, मंजीत कौर ऑप्शन बी बता रहे हैं। 169 में पुस्तकालय वर्गीकरण जो आपका है उसमें जो संख्या पुस्तक को की व्यक्तिगत पहचान करवाएगी वो कौन सी होगी भाई, तो आपकी ऑप्शन है बी। जितने भी दिए हैं वो राइट है भी। मयंक शर्मा वेरी गुड भी राइट है आपका। क्रमांक संख्या होगी कोल नंबर। कोल नंबर होगा आपका, कोल नंबर है जो आपका किसी पुस्तक की पुस्तकालय में क्या व्यक्तिगत पहचान करवाएगी वही कहलाएगी आपकी क्या, क्रमांक संख्या या फिर आपका कोल नंबर, जिसका निर्माण तीन तत्व है अभी आपको बताए हैं, ग्रंथाक, संग्राहक, वर्गांक तीनों से मिलकर कोल नंबर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रंगनाथन ने प्रायोगिक वर्गीकरण के कुल कितने सोपान बताए हैं। रंगनाथन ने प्रायोगिक वर्गीकरण के कुल कितने सोपान या फिर स्तर भी आ सकता है, कितने स्तर या सोपान बताए गए हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। 170 में राइट आंसर क्या होगा भी, जल्दी से बता दें। ऑप्शन सी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 170 है, उसमें आप बताएं राइट आंसर है क्या होगा। रंगनाथन ने प्रायोगिक वर्गीकरण के लिए कुल कितने स्तर या फिर आपके जो सोपान हैं वो बताए गए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट होगा भी। ऑप्शन क्या होगा 170 में, सी। वेरी गुड भी, सी सी। मंजीत कौर, साटू मेडा, मयंक शर्मा, प्रियंका मेहरा, ऑप्शन सी आपका क्या है इसमें राइट है। 9 स्तर बताए गए हैं,
9 सोपान या फिर इन्हें स्तर भी कहा जाता है। ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने आपके प्रायोगिक वर्गीकरण के बताए हैं। कितने? 9। 8वां इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपकी है, इन्हें 9 सत्रों में या 9 सोपांश में, इसका जो आपका 8वां जो स्तर है या सोपान है वो अनुवाद प्रक्रिया को पूरा करता है। 8वां जो आपका स्तर है वो जो अनुवाद प्रक्रिया है उसको पूरा करता है। इससे 8वां सोपान प्रायोगिक वर्गीकरण का 8वां जो सोपान है या स्तर है वो आपका अनुवाद प्रक्रिया को पूरा करता है। इसके अलावा जो 9वां अंतिम जो इसका 9वां स्तर है वो परिणाम का सत्यापन करता है। परिणाम का क्या करता है भी? सत्यापन करता है। कौन सा? 9वां जो इसका सोपान या स्तर है वो परिणाम का क्या करेगा? सत्यापन। 8वां अनुवाद प्रक्रिया को पूरा करेगा। अनुवाद प्रक्रिया को क्या करेगा? पूरा। तो ये 9 स्तर प्रायोगिक वर्गीकरण के डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा बताए गए हैं। 43 उपसूत्र है भी, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका 171। वर्गीकरण के 0 से 4 के सोपान किस धरातल के तहत शामिल किए जाते हैं? वर्गीकरण के जो 0 से 4 के सोपान है वो कौन से धरातल के तहत सम्मिलित किए जाते हैं? 3 धरातल ये आपके बताए गए हैं, जिसमें आपका वैचारिक धरातल है, शाब्दिक और अंकन धरातल है। मनराज मीना ऑप्शन ए बता रहे हैं अभी। साटू मेडा एस क्या है अभी? ये साटू मेडा ऑप्शन ए बता रहे हैं। मनराज मीना ऑप्शन ए हो गया अभी आपका। तो प्रियंका मेहरा ऑप्शन ए, लगभग ऑप्शन ए बता रहे हैं अभी। सभी आंसर जरूर दें और एक बार आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये सभी तक आपका जो वीडियो है वो पहुंच जाए। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट होगा इसमें। वैचारिक धरातल, वैचारिक धरातल के अंतर्गत है आपके 0 से 4 के जो सोपान हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। 0 से 4 के। इसके अलावा जो आपका शाब्दिक है इसमें जो सोपान 5 है वो सम्मिलित किया गया है शाब्दिक धरातल में। तीसरा जो आपका अंकन धरातल है इसमें आपके 6 और 7 जो आपके सोपान है वो अंकन धरातल के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन ए राइट है भाई बाल ब्रह्मचारी जी, ऑप्शन ए। वर्गीकरण के 0 से 4 के जो सोपान आपको बताए हैं वो वैचारिक धरातल के अंतर्गत है। आपका जो सोपान 5 है वो आपका शाब्दिक धरातल के, और जो 6 और 7 सोपान है वो आपके अंकन धरातल के तहत शामिल किए जाते हैं। तीनों आपके जो धरातल है उनके अंतर्गत जो सोपान आपके शामिल किए जाते हैं उनको बता दिया गया है। 0 से 4 और 5, इसके बाद 6 और 7, इसमें तीनों ये धरातल है भाई वर्गीकरण के। नेक्स्ट है आपका 172। 172 है आपका। पीएमएसटी को किस वर्ष मान्यता दी गई थी? पीएमएसटी को किस वर्ष मान्यता दी गई थी? जल्दी से आंसर दे भाई। 172 में पीएमएसटी जो आपकी 5 मूलभूत श्रेणियां हैं जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित की गई थी, इनको किस वर्ष है वो मान्यता दी गई? मान्यता पूछा गया है अभी। ऑप्शन सी बता रहे हैं अजय पाल सिंह, राजेंद्र कुमार
172 में भी मंजीत कौर भी। तो आपके पीएमएसटी को किस वर्ष मान्यता दी गई? डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा इनका क्या किया गया था? प्रतिपादन किया गया था 5 मूलभूत श्रेणियों का। ऑप्शन सी इसमें आपका क्या होगा? राइट होगा। 1944 में पीएमएसटी को जो मान्यता है वो दी गई थी 1944। ऑप्शन सी राइट होगा आपका। 172 में पीएमएसटी की बात करें तो पी से आपका पर्सनैलिटी है यहाँ पर, एम से मैटर, ई से आपकी एनर्जी, एस से आपका स्पेस और टी से क्या है? टाइम। तो ये 5 मूलभूत श्रेणियाँ जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसके अलावा डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण में एक अन्य क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो आपका इंपॉर्टेंट है भाई। अपूपा पैटर्न से आपका एक क्वेश्चन अवश्य प्रत्येक एग्जाम में ये पूछा जाता है। या तो आपका आ सकता है कि अपूपा पैटर्न का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो वो आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। इसके अलावा अपूपा की बात करें तो ए से एलियन है, पी से प्यूनमरल और यू से यूमरल। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं वो यू के अंदर है जो व्यवस्थित है वो की जाएंगी, और सबसे कम जो उपयोगी होंगी उनको ए के अंदर, और पी के अंदर है जो मध्य की पुस्तकें होंगी उनको व्यवस्थित किया जाएगा पी के अंतर्गत। अपूपा पैटर्न की बात करें तो इस प्रकार इसको जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रदर्शित किया गया था ए, उसके बाद थोड़ी और उपयोगी पी और सबसे उपयोगी यू को रखा गया, उसके बाद फिर से पी और सबसे कम उपयोगी ए को, एलियन पीनमरल अम्ब्रल। तो ये जो अपूपा पैटर्न है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। और क्वेश्चन आ सकता है आपका अपूपा पैटर्न का संबंध किससे है, तो पुस्तकालय वर्गीकरण से, पुस्तक व्यवस्थापन से। पुस्तक व्यवस्थापन ऑप्शन में हो तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पुस्तक व्यवस्थापन। और वर्गीकरण हो तो पुस्तकालय वर्गीकरण राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है आपका 173, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के किस संस्करण से टाइम के लिए डॉट चिन्ह का प्रयोग किया गया था? जो आपका पीएमएसटी है उसमें टी के लिए डॉट चिन्ह का प्रयोग है वो किस वर्ष से किया गया था? 173 है आपका क्वेश्चन नंबर। सीसी कोलन क्लासिफिकेशन है ये। साथ में संस्करण भी बता दे भी कौन सा संस्करण था जब डॉट चिन्ह का प्रयोग किया गया था, कौन से संस्करण के अंतर्गत किया गया था। साथ में आप सीसी का संस्करण भी बता दें। डॉट चिन्ह का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन सी बता रहे हैं भी। उन्नीस सौ 1950 भी आ रहा है। ऑप्शन ए बता रहे हैं शायद सत्यप्रकाश फोर्थ। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के किस संस्करण से टाइम के लिए, संस्करण मान लें या वर्ष बता दें भी, वर्ष वर्ष भी है ये, कोई बात नहीं, वर्ष बता दें आप, साथ में वर्ष बता दें। संस्करण लिखा गया यहाँ पर, वर्ष बता दें आप कौन सा होगा? 1950 नहीं होगा भाई। किस संस्करण में डॉट चिन्ह का प्रयोग किया गया था? जल्दी से बता दें टाइम के लिए। 1963 में। ऑप्शन आपका सी राइट होगा भी। 1963 में किया गया था ये डॉट चिन्ह का प्रयोग। डॉट चिन्ह का प्रयोग है जो छठा संस्करण था, रिवाइज एडिशन था सीसी का, जो छठा रीप्रिंट एडिशन था उसके अंतर्गत ये प्रयोग किया गया था। डॉट चिन्ह के स्थान पर भी ये होगा शायद, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है।
डॉट चिन्ह के स्थान पर है जो आपका सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है उसका स्थान है, उसका प्रयोग किस वर्ष किया गया था। इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन होगा। डॉट के स्थान पर है सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग है किस वर्ष किया गया था, ये क्वेश्चन होगा आपका शायद। सीसी पद्धति में किस संस्करण में या किस वर्ष से जो डॉट चिन्ह के स्थान पर है सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया था, तो ये आपका 1963 होगा, छठा रीप्रिंट एडिशन। इस प्रकार से होगा भी, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था ये। सीसी पद्धति के किस संस्करण में या किस वर्ष डॉट चिन्ह के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया था। सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन ले भाई, थोड़ा गलत ये क्वेश्चन आपका टाइप हो गया। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के किस संस्करण में या किस वर्ष टाइम के लिए डॉट चिन्ह के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया, तो ये आपका 1963 होगा, छठा जो रिवाइज आपका रीप्रिंट एडिशन था सीसी का 1963 में ये प्रकाशित किया गया था। और इसी के अंतर्गत आपके टाइम के लिए जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा है उसका प्रयोग किया गया था, डॉट को क्या है हटा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 174, पीएमएसटी में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। पीएमएसटी जो 5 मूलभूत श्रेणियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया है भी। पी व्यक्तित्व, एम पदार्थ, ई एनर्जी यानी कि ऊर्जा, एस स्पेस या स्थान। 174 सी बता रहे हैं राजेंद्र कुमार साटूमेडा, ऑप्शन ए बता रहे हैं। 174 है आपका, जल्दी से आंसर दे भी, पीएमएसटी में सबसे महत्वपूर्ण। ऑप्शन सी बलतराम, मेडिटेशन वर्ल्ड सी, देवानी शर्मा सी, पर्सनैलिटी सत्यप्रकाश बता रहे हैं ऑप्शन ए। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट है भी, ऊर्जा को इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है पीएमईएसटी में। पीएमईएसटी में जो सबसे बीच का है एनर्जी है आपकी, उसको इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा जिसे सबसे आसानी से खोजा जा सकता है या पहचाना जा सकता है वो आपका क्या है, टाइम है, यानी कि टी को जो पहचानना सबसे आसान है और पी को इसमें सबसे मुश्किल माना गया है पहचानना। नेक्स्ट है आपका 175, पीएमएसटी में किसकी पहचान सबसे कठिन है। क्वेश्चन आ गया अभी आपका, पीएमएसटी में कौन से तत्व की पहचान है वो सबसे कठिन है। पीएमईएस व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा या स्थान। ऑप्शन ए, सभी ऑप्शन ए बता रहे हैं भी, पीएमएसटी में किसकी पहचान सबसे कठिन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है भाई, पी की पहचान इसमें क्या है, सबसे कठिन है। और जो आपका टी है इसमें टाइम सबसे क्या है, आसान है, पहचान है किया जा सकता है। इसकी पहचान क्या है, सबसे आसान है किसकी, टी यानी टाइम की। और सबसे जो कठिन पहचान बताई गई है वो आपकी पर्सनैलिटी पी या व्यक्तित्व की बताई गई है। और इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है, पी की जो पहचान है वो किस विधि के अंतर्गत की जाती है, ये भी आप बता सकते हैं। पी पर्सनैलिटी है पीएमईएसटी में, उसको पहचानने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बता दे भी, आपको पता है तो सभी। जो आपका पीएमईएसटी में पी है, रेनू वेरी गुड भाई, पी की पहचान की विधि सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, ऊर्जा है, बता दिया आपको रूपलाल डामोर।
पुष्कर नाई, वेरी गुड भाई। जो अवशेष की विधि है वो आपके पी की पहचान उसके अंतर्गत की जाती है, यानी कि सबसे अंत में जो शेष रह जाएगा वो आपका पी की पहचान की जाएगी, क्योंकि पी क्या है, इसकी पहचान करनी सबसे क्या है, कठिन मानी गई है। और इसके जो पहचान की विधि है वो क्या है, अवशेष की विधि है आपकी। अवशेष की विधि के अंतर्गत है पहचाना जाता है आपका पी व्यक्तित्व है। ई इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ई है। व्यक्तित्व की पहचान सबसे क्या है, कठिन है। और टी टाइम समय की पहचान क्या है, सबसे आसान है। तो ये भी आपका भाई 5 जो मूलभूत श्रेणियां हैं वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपकी, इनसे भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वो हमने किए थे। ऊपर जो आपका क्वेश्चन था भी एक, वो आप दोबारा से सुन लें क्योंकि वो कंफ्यूजन वाला आपका क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है वो गलत दिया गया था। इसमें जो आपका क्वेश्चन था, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के किस संस्करण में, जो किस संस्करण में मान लें या फिर वर्ष मान लें, डॉट के स्थान पर है जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा है उसका प्रयोग किया गया था, वो आपका 1963 में था, जो 6th रिवाइज एडिशन था। इसके अलावा जो आईएसबीडी था उसका हमने जो पहले आपको बता दिया है, आईएसबीडी, आईएसबीएन और डबलिन कोर क्या है, मेटा डाटा। डबलिन कोर मेटा डाटा ये तीनों आपको पहले बता दिए गए हैं। धन्यवाद भाई। एक बार सभी से शेयर जरूर कर दें ताकि ये सभी तक पहुंच जाएं। धन्यवाद भाई। राम अवतार मीना जी, मेडिटेशन वर्ड, सभी शेयर जरूर कर दें एक बार। सभी को गुड नाइट एक बार फिर से। आज थोड़ी क्लास है वो आपकी जल्द ही लगा दी, टाइम शायद यही टाइम आपका सही था। टाइम बता दे भाई, ये 7 बजे का टाइम रख दे, क्या सही रहेगा का? 7 PM का टाइम है वो आपके लिए, सभी के लिए सही है क्या भाई? सभी क्वेश्चन आपके भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। राम अवतार मीना जी, 7 PM का टाइम शायद सभी के लिए सही रहेगा। जितेंद्र निर्वाण, राम अवतार मीना जी 8:30 की बोल रहे हैं। सुनील चबरमाल सही बता रहे हैं। पुष्कर बाल ब्रह्मचारी जी, पहले 8 बजे का टाइम था भाई आपका, पहले क्या था 8 PM का टाइम था आपका। राम अवतार मीना जी नमस्कार। तो एक बार सभी को फिर से गुड नाइट, और सभी आप शेयर जरूर कर दिया करो भाई। धन्यवाद।